हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज पार्ट 19 देखेंगे सिविक्स का, जो रिवीजन क्लास चल रहा है आपका जैसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाकर के, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही सारे प्रश्नों को रिविजन कराया जा रहा है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? किस संस्था को जो है संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो ये न्यायपालिका को माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य होता है संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। और केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों या प्रांतीय सरकारों में परस्पर किसी प्रकार का जो है विवाद उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय ही इस विवाद को हल करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा नहीं है। अध्यक्षात्मक पूछ रहा है। बी ऑप्शन है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, तो यह करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यह शासन व्यवस्था जो है मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं करती हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता जो है उसके द्वैध शासन का प्रयोग है। मोंटफोर्ड संविधान द्वारा जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रांतीय स्वायत्तता की इस छोटी सी खुराक से ही देश में जो है प्रांतीय स्वशासन के क्षेत्र का विस्तार भी तेज होने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है, सॉरी ये 36 छूट जा रहा है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा था? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जेनिंग्स ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर जेनिंग्स ने, उनकी एक पुस्तक थी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सर जेनिंग्स की एक पुस्तक थी। ठीक है, और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के संविधान को वकीलों के लिए वरदान का कारण बताया था। ठीक है, और संविधान सभा में अधिवक्ता राजनीतिज्ञों की प्रमुखता थी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था जो है केसी ह्यूयर का। ठीक है, केसी ह्यूयर की एक पुस्तक थी फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो परिसंकल्प है, एक ऐकिक राज्य है जिसमें कुछ अनुसंघीय परसंघीय लक्षण है, और यह अनुसंघीय ऐकिक लक्षण वाला जो है परिसंघीय राज्य नहीं है, बल्कि ये अर्धसंघात्मक भारत का संविधान है। ठीक है, तो ये केसी ह्यूयर के द्वारा कहा गया था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, डी ऑप्शन सही होगा। मूल अधिकारों में संशोधन करने का प्रश्न जो है सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार जो है मुकदमे में 1951, ठीक है, 1951 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। यह प्रश्न जो है दूसरी बार 1964 में सज्जन सिंह तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य मुकदमे में उठाया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों बार निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। परंतु जो 1967 में, ठीक है, 1967 में गोलकनाथ
बनाम पंजाब राज्य मामले में जो है न्यायाधीश सुब्बा राव तथा अन्य न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल अधिकारों में संशोधन अधिकारों को रोका कब गया था? तो ये 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शुरुआत इसका हुआ था। ठीक है, तो शुरुआत जो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में, उसके बाद शंकरी प्रसाद बनाम मद्रास सरकार भी आया था। तो यहाँ पे रोक लगा था गोलकनाथ बनाम पंजाब में। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य का निदेशक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो युवकों को रोजगार देना, ये राज्य के निदेशक तत्व में अंतर्गत नहीं आ जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, ठीक है, अनुच्छेद 38 में राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात वर्णित है। और अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता तथा अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान वर्णित किया गया है। ठीक है, और युवकों को रोजगार देने का किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में, जिसका अर्थ है तो किसी को स्वेच्छाकारी रूप से जीवन से वंचित करना, तो ये नहीं है अनुच्छेद 14 में। न्यायपालिका तक पहुंचने के समान अधिकार, तो ये सही है। ठीक है, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, तो ये भी सही है आपका। कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपका ये तीनों सही हो जाएगा, 2, 3, 4, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में आपका सही है। ठीक है, इसमें पहला नहीं है, किसी स्वेच्छाकारी रूप से जो है जीवन से वंचित करना, ये उसमें वर्णित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को समायोजित किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान में जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 का ए के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में जो है 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में जो है मंत्रिमंडल लोकसभा या प्रतिनिधि सभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल के सारे निर्णय जो है सामूहिक होते हैं, इसलिए जो है किसी मंत्रालय की नीति के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होगा। ठीक है, इसलिए जो है पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप लोग जानते होंगे स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, तथा अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारणा किया जाए। ठीक है, तो 118 के 4 के तहत जो है लोकसभा स्पीकर करता है। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच जो है मध्यांतर को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संसद प्रणाली की 1962 में एकल विलक्षण प्रथा प्रारंभ हुई थी और यह जो है प्रश्नकाल के एकदम बाद का समय होता है। साधारणतया देखा जाए तो प्रश्नकाल दिन के 11 बजे से 12 बजे तक चलता है और शून्यकाल जो है 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। हालांकि इसकी वास्तविक अवधि जो है स्पीकर की अनुमति पर ही निर्भर होती है। ठीक है, तो शून्यकाल कब सब चलता है? तो 12 से 1 शून्यकाल होता है। ठीक है, और अगर प्रश्नकाल कहा जाए तो प्रश्नकाल जो है 11 से 12 होता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
तो ये करता है राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति से जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 127 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है। तो ये आपका दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में प्रावधान है कि संविधान के अतिक्रमण की दिशा में राष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के बाद एक सदन आरोप से संबंधित संकल्प को उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा जो है पारित करे और दूसरा सदन जो है अन्वेषण करके यह संकल्प घोषित करे कि आरोप सही है और इस संकल्प की उस सदन में भी कुल जो है सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा जो है पारित किया जाए, तब जो है राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, जनहित याचिका का अर्थ है। तो सामाजिक हित याचिका, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, तो ये भी सही हो जाएगा। अभिजात्य समूह को प्रतिनिधित्व देती है, तो ये किसी को प्रतिनिधित्व नहीं देती है। न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा आपका सही हो जाएगा, तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, जनहित याचिकाएं ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है अदालतें गरीब या हताश नागरिकों से संबंधित मामलों को स्वीकार करती है और जस्टिस भगवती के अनुसार जो है व्यक्तिगत आज़ादी एवं स्वतंत्रता कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, अपितु यह जो है प्रत्येक भारतीय के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किस आयोग ने किया था। तो आप लोग जानते होंगे सरकारिया आयोग। ठीक है, 24 मार्च 1983 को जो है 1983 को केंद्र व राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने और इसमें जो है वांछित बदलाव के लिए सिफारिश देने के लिए जो है अवकाश प्राप्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देते समय जो है आयोग को सामाजिक व आर्थिक विकास, संविधान की संरचना और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को जो है ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था। तो आप लोग जानते होंगे राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक है, 2 सितंबर 1959 को राजस्थान का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर राज्य की विधानसभा ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जो है पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम पास किया और इस योजना का उद्घाटन जो है कौन किया था। तो 2 अक्टूबर को 1959 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिला से किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो पंचायत के सरपंच का चुनाव जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, जहाँ सरपंच का अर्थ ग्राम प्रधान या जो है ग्राम पंचायत के मुखिया से है, वहाँ जो है इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत का सरपंच जो है पंचायत के पंचों से चुना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा नहीं, सीनेट द्वारा नहीं, संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अमेरिकी संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण करना हो तो संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 4 के उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि यदि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस के और सहमति के बिना जो है किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। और इसका तात्पर्य यह है कि राज्यों की सीमाओं में उनकी सहमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, फिलीबस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फिलीबस्टरिंग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की एक प्रथा जो है जिसके अंतर्गत सीनेट में विरोधी दल के सदस्य किसी विधेयक को पारित होने से रोक सकते हैं। ये सदस्य जो है
एक के बाद एक लंबे लंबे भाषण देते चले जाते हैं ताकि विवाद समाप्त न हो जाए। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया है, तो ये भी सही है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, तो ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो ये गलत है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची लिया गया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था और ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि संबंध नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, हम एक संविधान के अधीन हैं, परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्न में से किस देश पर लागू होता है? तो ये भारत पर लागू होता है। ठीक है, भारत में भी जो है न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन का की व्यवस्था है। इसलिए संविधान के उपबंधों का जो निर्वचन न्यायपालिका द्वारा किया जाता है वही सभी को स्वीकार करना पड़ता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक लोकतंत्र की समितियाँ अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि वे विधायी क्रियान्वयन को सहज, प्रभावी और द्रुत बनाती हैं। तो बिल्कुल सही है। वे विशेषज्ञता प्रदान करती हैं, तो ये भी सही है। वे विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है, तो ये भी सही है। वे अन्वेषणात्मक संस्थाएं नहीं हैं, तो ऐसा बात नहीं है, वे अन्वेषणात्मक संस्थाएं भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो कोड नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संसदात्मक लोकतंत्र में समितियाँ अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि वे विधायी क्रियान्वयन को सहज और प्रभावी और द्रुत बनाती हैं और वे विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। वे विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का जो है अच्छा साधन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जे.एस. मिल की पुस्तक का शीर्षक है? जे.एस. मिल के पुस्तक के शीर्षक कौन सा है? तो एसेज ऑन लिबर्टी। ठीक है, एसेज ऑन लिबर्टी ये जे.एस. मिल की पुस्तक का जो है शीर्षक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका इन्होंने 1859 में इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, और इनकी बहुत सारी पुस्तक हैं जे.एस. मिल की। तो एक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और द कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और द यूटिलिटेरियनिज्म और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, 3 एसेज नॉन रिलीजन। तो ये सारे पुस्तकें जे.एस. मिल की हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एसेज ऑन लिबर्टी जो 1859 में इन्होंने प्रकाशित किया था, और तो ये जे.एस. मिल की पुस्तक है, तो यहाँ पे सी सही होगा। 57 नंबर प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है टी.एच. ग्रीन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से जो है ग्रीन के ग्रंथ लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और एक और था ये जो है लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन। इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है उत्तर व्यवहारवाद से। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण में जो है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञान की प्रासंगिकता पर विचार किया जाता है और समस्या समाधान के उद्देश्य से कार्रवाई की मांग की जाती है, जबकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उत्तर व्यवहारवाद जो है प्रासंगिकता के सिद्धांत का समर्थन करता है। 59 नंबर प्रश्न है, बहुलवादी, ये बहुवादी नहीं है, बहुलवादी चाहते हैं। तो बहुलवादी क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं राज्य के अधिकारों को सीमित करना।
ठीक है, बहुलवादी क्या चाहते थे, राज्य के अधिकारों को सीमित करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुलवादी जो है राज्य को सर्वोच्च स्वामी के स्थान पर जो है सेवक को लाने का प्रयास करता है। अन्य सामाजिक समूहों अथवा संघों को महत्व प्रदान करने के लिए वे राज्य की शक्ति को सीमित करना चाहते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, जो लक्षण राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में तो विद्यमान नहीं है किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में विद्यमान है, वह है, वो कौन सा आधुनिक दृष्टिकोण में विद्यमान है? तो ये है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है राजनीति विज्ञान को ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके, और जिसकी मान्यता है कि राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। यह कथन किस विचारक का है? तो ये लास्की महोदय का है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। लास्की जो है बहुलवादी है और वह संप्रभुता की एकलवादी धारणा का खंडन करता है। राज्य सामाजिक संघों में से एक है, वह केवल अपने प्रति व्यक्ति की संपूर्ण निष्ठा होने का दावा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह है, तो वह जो है कल्याणकारी सिद्धांत की विचारधारा का मूल सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का विचार जो है उदारवाद से ही विकसित हुआ, आप लोग जानते हैं, और इसका ध्येय जो है अपने सदस्यों के सामान्य हितों को बढ़ावा देना है। इसने जो है सब नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के सर्वोच्च सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य अपने सामने रखता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, यह विचार किसका है? तो ये वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत के द्वारा कहा गया है। ठीक है, वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत के द्वारा ये विचार किया गया है। प्रभुसत्ता की कानूनी सिद्धांत जो है जॉन ऑस्टिन की महत्वपूर्ण देन है, और उसकी मान्यता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति स्वयं को कानून के रूप में प्रकट करती है, और प्रत्येक सकारात्मक कानून किसी प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रभुसत्ता संपन्न निकाय द्वारा उस स्वतंत्र राजनीतिक समाज के सदस्य अथवा सदस्यों के जो है सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है जिससे वह व्यक्ति अथवा निकाय प्रभुत्व संपन्न अथवा सर्वोच्च है, और समाज के अन्य लोगों की स्थिति इस निश्चित संप्रभु के समक्ष जो है अधीनस्थ अथवा निर्भरता की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करता है, यह कथन किसका है? राज्य जो है कानून का निर्माण नहीं करता बल्कि कानून जो है राज्य की स्थापना करता है या राज्य की निर्माण करता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था डिग्बी ने। ठीक है, डिग्बी ने कहा था। लियोनी डिग्बी इनका पूरा नाम था, लियोन डिग्बी। और लियोन डिग्बी जो है विधि को राजसत्ता से स्वतंत्र मानता है। उसके अनुसार जो है कानून केवल सामाजिक आवश्यकता की अभिव्यक्ति होते हैं, विधियों का निर्माण जो है सामाजिक सुदृढ़ता के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।